औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हमारा 25वां लेक्चर है इंटरव्यू प्रिपरेशन के हवाले से, और आज हम पढ़ेंगे एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट। बरसग़ीर पाक व हिंद में एजुकेशन जो है उनकी इर्तिक़ा और उनका जो उरूज है और जो ज़वाल है वो किसी तरीके से हो गया, उसको हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। जो प्रोमिनेंट चीज़ है उसमें इंटरव्यू के हवाले से जस्ट उसको टच करेंगे, और जो टच करेंगे और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जस्ट उस पे जाके हम उसको इंशाल्लाह थॉरली पढ़ेंगे। ठीक है। तो जब से बरसग़ीर पाक व हिंद, अगर हम इसकी थोड़ी हिस्ट्री देखें तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी तो उसके असर रसूख जो थे वो बहुत ज़्यादा थे बरसग़ीर पाक व हिंद में। और वो किस लिए आए थे? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये उसी टाइम में कॉलोनियलिज्म मीन की छोटी छोटी कॉलोनीज बरसग़ीर पाक व हिंद में इन्होंने बनाई थी। किस गरज से बनाई थी? इस गरज से बनाई थी कि यहाँ पर चूंकि रिसोर्सेज थे, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के क्रॉप्स और मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट्स थे वो थे, और उसकी जो है यहाँ पर उसके लिए आए थे कि यहाँ पर हम चीज़ें इकट्ठा करके, जो इंग्लैंड और वहाँ पर इंडस्ट्रीज थी रॉ मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, फिर यहाँ से वो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते थे और वो बेचते थे अपने इंडस्ट्रीज को, बरतानिया को। ठीक है। तो इनका गरज जो था वो स्पेसिफिकली इकोनॉमिक गरज था। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो इसी जो है स्पेसिफिकली मकसद को लेके आई थी बरसग़ीर पाक व हिंद में। और इनका जो असर रसूख है वो बहुत ही ज़्यादा था, स्पेसिफिकली जो एजुकेशन है सब कॉन्टिनेंट में उस पर बहुत ज़्यादा था। किस तरह था आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। अच्छा, जब से ब्रिटिश आए थे तो ब्रिटिश ने प्रॉपर कानून जो है चार्टर एक्ट 1830, जस्ट अ मिनट, अच्छा 1813 में जो चार्टर एक्ट है, इससे पहले जो था मदरसे थे और पाठशालास थे। मदरसे में मुस्लिम के जो बच्चे थे वही पढ़ते थे, एजुकेशन हासिल करते थे, रिलीजियस एजुकेशन। और पाठशालास में जो हिंदू के बच्चे थे ज़्यादातर वो। अच्छा जी, नेटवर्क का थोड़ा इशू है, सॉरी। अच्छा, अच्छा, आवाज़ मेरी पहुंच रही है? सिराज साहब कंफर्म कीजिएगा प्लीज़। जी सर, आवाज़ ठीक है आपकी अभी। अच्छा, अच्छा। तो चार्टर एक्ट जो है, इससे पहले मैंने आप लोग को बताया कि जो मुस्लिम के बच्चे थे, मुसलमानों के बच्चे थे, वो ज़्यादातर मदारिस में रिलीजियस एजुकेशन हासिल करते थे। और जो हिंदू के बच्चे थे वो ज़्यादातर पाठशालास, उनके मदारिस जो थे उनका नाम था पाठशालास। ठीक है। चार्टर एक्ट 1813 में आया, और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी इन्होंने स्पेसिफिक 1 लाख रुपए पर ईयर जो है एजुकेशन के लिए मुख्तस किए। और इन्होंने कहा कि जो एजुकेशन होगा वो ईस्ट इंडिया कंपनी की एक जिम्मेदारी होगी। ठीक है। लेकिन इसके पीछे इनके दो ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव यही था कि चूंकि क्रिश्चियनिटी को पिरोग देना था, और सेकंड जो वेस्टर्न साइंसेस थे और जो वेस्टर्न एजुकेशन था उनको प्रमोट करना था। ठीक है। तो इन दोनों चीजों के पीछे चार्टर एक्ट जो है, ये दोनों इसके ऑब्जेक्टिव्स है। ठीक है। फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव है प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव है वो है प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्टर्न साइंसेस। ठीक है। और ये डिबेट आगे भी चलेगा, और यहाँ पर एक डिबेट चलती है। एक थे एनाल्जेसिक्स और दूसरे जो थे ओरिएंटलिस्ट थे। एनाल्जेसिक्स वही लोग थे जो कि चाहते थे कि जो इंग्लिश है उसकी प्रमोशन हो, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा, मीडियम ऑफ लैंग्वेजेस जो होंगे वो इंग्लिश को ही हम यूज़ करेंगे, वो इनके पेवर में थे। जबकि ओरिएंटलिस्ट जो थे वहाँ पर वो इस पेवर में थे कि जो लोकल लैंग्वेजेस है उसको यूज करके हम जो प्रीचिंग करेंगे, हम जो एजुकेशन हासिल करेंगे स्पेसिफिकली, वही जो है वही हम यूज करेंगे लोकल लैंग्वेजेस को। ठीक है। तो इट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट फॉर 20 ईयर्स, स्पेसिफिकली 1813 से लेकर 20 साल अगर हम इसके साथ ऐड कर ले तो ये पहुंचता है 1833 तक। तो फिर ये एबॉलिश हुआ 1833 तक। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये जो डिबेट चलता है एनाल्जेसिक्स और ओरिएंटलिस्ट के दरमियान, तो ये डिबेट 1823 तक चलता है। तो प्रॉपर चार्टर एक्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन होती है वो 1823 में ही होती है, और 1833 के बाद 1833 में ये अगेन जो है ये खत्म होता है, ये चार्टर एक्ट। और उसके बाद लॉर्ड मैकाले रिपोर्ट जो है, जिसको हम वारंट ऑफ स्लेवरी भी कहते हैं, वो आता है। ठीक है।
It was passed by British Parliament for 20 years. Under this act, education responsibilities were granted to East India Company. मैंने आप लोग को पहले भी ये बताया कि ये जो एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले की गई। एंड टोटल एलोकेटेड बजट वाज 1 लाख पर ईयर। ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है कि चार्टर एक्ट कब आया था, तो 1813 में आया था। एक ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ है पेपर में। और सेकंड ये आया हुआ था कि चार्टर एक्ट के अंदर कितने जो है अमाउंट वो स्पेसिफिकली एजुकेशन के लिए मुख्तस किए गए थे, तो वो थे 1 लाख पर ईयर। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स इसके थे प्रीचिंग ऑफ क्रिश्चियनिटी एंड प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्टर्न साइंसेस। Due to analgesics and Orientalist debate, it was not implemented but enforced in 1823. Then in 1833 it was abolished और 1833 में इसको abolish किया गया। फिर लॉर्ड मेकाले आता है। लॉर्ड मेकाले को एक ड्यूटी दी जाती है कि आप जो है एक रिपोर्ट पेश कर ले। लॉर्ड मेकाले कौन था? लॉर्ड मेकाले जो था उसी टाइम में अच्छा जी, लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट 1835, इसको हम पढ़ते हैं। इंग्लिश एजुकेशन एक्ट भी इसको कहते हैं और इसको वारंट ऑफ स्लेवरी भी कहते हैं। वारंट ऑफ स्लेवरी इसलिए कहते हैं कि लॉर्ड मेकाले कहता है कि इंग्लिश का एक शेल्फ जो है वो जो इंडियन लिटरेचर है इसके सारे लिटरेचर से इंग्लिश का एक शेल्फ जो है वो बेहतर है। ठीक है, A single shelf of English literature is better than the whole literature of India. लॉर्ड मेकाले who was the president of EIC, मैंने पहले भी आप लोग कहा कि लॉर्ड मेकाले कौन था, वो प्रेसिडेंट था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक है, और इनका जो वहां पर जो गवर्नर था विलियम बेंटिक, इसको बेंटिक रिपोर्ट भी कहा जाता है। ये भी आया हुआ है किसी ऑब्जेक्टिव में कि बेंटिक रिपोर्ट कौन से रिपोर्ट को कहा जाता है, तो ये लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट को कहा जाता है। ठीक है, और विलियम बेंटिक जो था ये गवर्नर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और लॉर्ड मेकाले कौन था, ये प्रेसिडेंट था। एक है प्रेसिडेंट और दूसरा है गवर्नर। ठीक है, ए प्रोड रिपोर्ट ऑन 7 मार्च 1835। अच्छा, ये भी पेपर में आया हुआ है कि लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट जो है इसका डेट क्या है, ये 1835 से। और मेरे ख्याल में अभी अभी रिसेंटली में आज है कि कल मैं एक पेपर देख रहा था, तो उसमें भी ये लॉर्ड मेकाले का जो ये डेट है ये आया है। ठीक है, तो ये 1835 है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट वर प्रोलिफरेशन ऑफ वेस्टर्न साइंसेज, जो कि चार्टर एक्ट का भी एक ऑब्जेक्टिव था कि ये जो वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज है इसकी प्रोलिफरेशन। ठीक है, एंड इंग्लिश लिटरेचर एंड टू प्रोड्यूस क्लर्क्स फॉर एबॉलिशन ऑफ ओल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम। और जो ओल्ड इंडियन एजुकेशन सिस्टम चला रहा है उसको ख़त्म करने के लिए कुछ क्लर्क्स, क्लर्क्स मीन कि जो वहाँ पर काम कर सके, जिसके अंदर टीचर्स हो। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज इंग्लिश। इन्होंने भी कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होगा वो इंग्लिश होगा। और ये डिबेट चलते चलते 1882 तक ये जाता है। और 1882 में फिर जो है सेटलर कमीशन जब आता है तो वो कहता है कि जो प्राइमरी सतह पे होगा वो लोकल लैंग्वेजेस होंगे, और जो हमारे पास हाई सतह पे होंगे वो इंग्लिश जो है वो यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो लॉर्ड मेकाले रिपोर्ट क्या था, इसको हम वारंट ऑफ स्लेवरी भी कहते हैं। और इनके अंदर जो है इसके ऑब्जेक्टिव दो थे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज जो है उसकी प्रोलिफरेशन। सेकंड इसका जो ऑब्जेक्टिव था इंग्लिश लिटरेचर जो था उसको प्रोमोट करना। और जो एजुकेशन सिस्टम है इंडिया का उसको एबॉलिश करना, उसको ख़त्म करना। ठीक है, फिर आता है हमारे पास वुड डिस्पैच 1854, 1856 वुड डिस्पैच। ये बहुत ही ज़्यादा अहम है इंडिया की एजुकेशन के हवाले से। इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम के लिए स्पेसिफिकली 3 यूनिवर्सिटियों के कायम होने की जो मंजूरी थी वो दी थी कि 3 यूनिवर्सिटियाँ होगी कलकत्ता में, मुंबई में और मद्रास में। ठीक है, जो कि रेस्पेक्टिवली 1857 में ये फिर बन गई है। ठीक है, तो वुड डिस्पैच 1854। इट वाज प्रेजेंटेड बाय चार्ल्स वुड हु वाज प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल का मतलब ये देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसी टाइम में हुआ करते थे और इसका स्पेसिफिक काम यही था कि जो मैटर्स है एजुकेशन के, जो मैटर्स है उसको एजुकेशनिस्ट और गवर्नमेंट के दरमियान ये डील करे। जो फाइनेंशियल मैटर्स है ये सारी चीजें, इट वाज अ ब्रिज, जस्ट लाइक एक ब्रिज था जो कि ये मैटर जो है ये डील करता था। फिर ये चेंज हो गया डीपीआई,
डीपीआई में, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, 1956 में मेरे ख्याल में। तो फिर जब ये चेंज हुआ 1956 में डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन में, तो उनका भी यही फंक्शन है। डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन जो है, इनका यही फंक्शन है कि ये जो गवर्नमेंट है और एजुकेशन है, इन दोनों के दरमियान एज अ ब्रिज काम करे और एज अ कम्युनिकेट करे मैटर्स को, फाइनेंशियल मैटर्स को, पॉलिटिकल मैटर्स को, और इसी तरह जितने भी मैटर्स है, तो उनको क्या करे, कम्युनिकेट करे गवर्नमेंट और जो स्पेसिफिक वहाँ पर इदारा है, एजुकेशन इदारा है, उनके दरमियान। ठीक है। Through this page, it was presented by Charles Wood, who was president of Board of Control. It is also called Magna Carta of Indian Education System. Under this, 3 university were recommended in 1857. ये पेपर में आया हुआ है, जो कि स्कूल लीडर का पेपर था यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में। ठीक है। तो उसमें ये ऑब्जेक्टिव आया हुआ था कि 1857 में कौन कौन सी यूनिवर्सिटियाँ जो थी उसकी रिकमेंडेशन की गई थी। तो एक जो था वो कलकत्ता, अच्छा ये कलकत्ता, ये मुंबई मुंबई में था। 3 यूनिवर्सिटियाँ थी, और उसका एक जो है मुंबई यूनिवर्सिटी, और एक कलकत्ता, और एक मद्रास। ठीक है। ये तीनों जो है ये उसी टाइम में रिकमेंड की गई थी 1857 में, ये वुड डिस्पैच के अंदर। ठीक है। कलकत्ता एंड बम्बई रिस्पेक्टिवली। ठीक है। बम्बई या मुंबई भी इसको कहते हैं आजकल, लेकिन ये जो नाम है ये है बम्बई। ठीक है। तो बम्बई में, कलकत्ता में और मद्रास में ये 3 यूनिवर्सिटियाँ हैं। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी लोकल लैंग्वेजेस। जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे वो लोकल लैंग्वेजेस होंगे, एंड इंग्लिश और इंग्लिश होगा। ठीक है। यहाँ पर लोकल लैंग्वेजेस की बात जो है वो की गई है। और इसी तरह सेडलर कमीशन जो है, उसमें फिर ये बात की गई, चूंकि वहाँ पर सर सैयद अहमद खान जो था वो भी इसका एक रुकन था, तो वहाँ पर ये बात की गई कि जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा वो प्राइमरी लेवल पे जो है वो लोकल लैंग्वेजेस होंगे, जबकि हाई और हायर सेकेंडरी और इससे आगे जो यूनिवर्सिटी लेवल होगा, तो वहाँ पर जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होंगे वो इंग्लिश होंगे। ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एबॉलिश्ड एंड डीपीआई, डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये भी पेपर में आया हुआ है कि डीपीआई इज द एक्रोनिम और इट इज द एब्रीविएशन ऑफ। ठीक है। तो ये डायरेक्टरेट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन है। Was replaced in 1856. Its objective was to promote Western knowledge. Again, वो डिस्पैच का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि ये जो वेस्टर्न नॉलेज है उसको क्या करे, प्रोमोट करे। ठीक है। अच्छा जी, आगे आता है। अच्छा, थोड़ा इसको पढ़ते हैं, फिर सेलर कमीशन की तरफ हम जाएंगे। इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882। अच्छा, ये एक हेडिंग है। ठीक है। इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है 1882। अभी इंडियन एजुकेशन कमीशन जो है ये वाहिद कमीशन है कि जिसमें एक मुसलमान जो कि सर सैयद अहमद खान था वो भी इसका रुकन है। ठीक है। चेयरमैन अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर, इसको हम हंटर कमीशन भी कहते हैं। ऑन 7 फरवरी 1882, कंसिस्ट ऑफ 20 मेंबर्स एंड अ सेक्रेटरी। सर सैयद अहमद खान वाज अ मेंबर। ये देखो, सर सैयद अहमद खान भी इसका एक मेंबर था। एट प्राइमरी लेवल मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज मदर टंग। Muslim education is focused on proliferation of Muslim education. At each district, a model school was established. यहाँ पर ये किया गया कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक मॉडल स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किया गया। और सेकंड, जो मुस्लिम एजुकेशन थी, तो उसको स्पेसिफिकली जो मुस्लिम एजुकेशन इदारे होंगे वो प्रोलिफरेशन करेंगे, मतलब उसको फैलाएंगे। किस चीज़ को? मुस्लिम एजुकेशन को, जस्ट। ठीक है। फिर आता है सेडलर कमीशन। सेडलर कमीशन जो है ये आता है हमारे पास 1917 के दरमियान। इट वाज प्रेजेंटेड बाय सेडलर। They gave the following recommendations that all the teaching staff must be organized for Calcutta University. ठीक है। चूंकि यूनिवर्सिटी कलकत्ता यूनिवर्सिटी की जो रिकमेंडेशन हुई थी 1857 में, तो उसके लिए टीचिंग स्टाफ जो है वो ऑर्गेनाइज करना, सेपरेट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी मस्ट बी स्टार्टेड, और सेपरेट यूनिवर्सिटी जो थी उसको स्टार्ट करना। ठीक है। ये थी छोटी सी हिस्ट्री थी सब कॉन्टिनेंट की, जो कि जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? जी, कोई कुछ पूछना चाहता है? सिराज साहब, आवाज मेरी आ रही है? प्रेजेंट हो आप? जी सर, आवाज आप क्या रही, कोई पूछ रहा था, पता नहीं कौन था। कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क। पश्तू पश्तू में पूछो, पूछो। एज सच कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है।
अच्छा सर, ये जो सेटलर कमीशन का आपने अर्ज किया, ये तो बेसिकली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड था ना? जी जी। तो इसके आपने बहुत ब्रीफ लिया इसका, तो इसके और भी कुछ पॉइंट्स है। जी जी। तो बस यही काफी है। इसके अलावा सर सैयद अहमद खान नहीं की यहाँ बस पर डेथ सर, हुई थी ये 1857 में। जी ये सडलर कमीशन जो है स्पेसिफिकली इसका इसका अक्सर डेट आता है, और इनके ज़्यादातर डेट ही आते हैं, और इससे आगे इतने डिटेल में ये चीज़ें नहीं आती, क्योंकि डिटेल में आएगी तो फिर वो पाक स्टडी और हिस्ट्री के सब्जेक्ट बन जाते हैं ना। तो इसलिए मैंने वो इंक्लूड नहीं जी बिल्कुल। किए। अदरवाइज चीज़ें तो बहुत ज़्यादा है। हिस्ट्री अगर हम देखें तो हिस्ट्री तो जस्ट लाइक सी, एक समंदर की तरह है, फिर उसको कवर करना थोड़ा सही बात मुश्किल है। होगा। इसीलिए क्योंकि हम्म, स्पेसिफिकली ये जो हम प्रिपरेशन करें इंटरव्यू के हवाले से, तो एक ये है कि ये जो स्टूडेंट है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ऐसा ना हो कि स्टूडेंट बोर हो जाए एक टॉपिक के अंदर में इतना डीप चला जाऊँ कि फिर ये स्टूडेंट कहेंगे कि यार ये तो जस्ट हम प्रिपरेशन कर रहे हैं इंटरव्यू के लिए, और सर इतना डीप जा रहा है। तो ये क्रक्सी चीज़ें जो है आप लोग के जहन में बैठ जाए, हो सकता है क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग थॉरोली उसको 1813, फिर उसके बाद 1835, फिर 1854, फिर 1882, और फिर 1917 तक आके आप थोड़ा थोड़ा उसका जो है हवाला देके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, ऐसे जितनी जरूरत नहीं है। जी सिराज अच्छा साहब। सर, ये जो इंडियन इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882 में जो सर सैयद अहमद खान को उन्होंने एक मेंबर बनाया था, तो आई थिंक ही वाज इन द सपोर्ट ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड वेस्टर्न साइंसेस। यही तो मैं आ रहा हूँ, देयरफॉर ही यही वाज। इसी डिबेट को मैं आगे ले जाके यहाँ पर फिर जो देवबंद उलमा थे, तो जब वो आए तो नदवतुल उलमा ने स्पेसिफिकली ये बात की कि हमें एक अलग करिकुलम की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो सर सैयद अहमद खान है, जो अलीगढ़ मूवमेंट चल रही है, ये अलीगढ़ मूवमेंट जो है ये तो स्पेसिफिकली फ़रोग दे रहा है वेस्टर्न एजुकेशन को, क्योंकि उन्होंने जो साइंटिफिक सोसाइटी 1863 की जो बुनियाद रखी थी, तो उसका ऑब्जेक्टिव भी यही था कि जो साइंस सब्जेक्ट है तो उनकी जो ट्रांसलेशन है वो उर्दू में करना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नदवतुल उलमा और जो मुस्लिम मूवमेंट चलती है, तो हिमायत इस्लाम, अंजुमन हिमायत इस्लाम, सॉरी, तो वही कहते हैं कि नहीं, ये जो सर सैयद अहमद खान कर रहा है ये गलत कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट थे। जी सर सही है। हाँ, यही यही मैं आगे आ रहा हूँ, यही चीज़ें जो है मैंने बिल्कुल ही आप लोग के लिए क्रक्स में एक्सप्लेन की है, और यही एक किस्सा किस्सा टाइप की एक चीज़ है, और बिल्कुल ही सिंपल अल्फाजों में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा कि समझाऊँ। और भी अगर किसी के साथ कोई अच्छे से पॉइंट्स हो तो दे कैन शेयर, ठीक है। अच्छा, तो ये सेटलर कमीशन था। फिर हम आते हैं कुछ मुस्लिम एजुकेशनल हिस्ट्री इन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, ये तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके कुछ काम थे। अभी हम आते हैं मुस्लिम एजुकेशनल हिस्ट्री इन सब कॉन्टिनेंट के बरसगैर के अंदर जो मुसलमान थे, उन्होंने भी कुछ एजुकेशन के लिए कुछ किया है कि नहीं किया। ठीक है, तो देवबंद मूवमेंट जो है एंड मदरसा, 1967 में जो पहला मदरसा है वो बनता है। अच्छा, ये 1867 है, 1967 नहीं है। देवबंद मूवमेंट एंड मदरसा, ठीक है, ये 1867 है, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। ठीक है, ये किसने एस्टेब्लिश किया था? मौलाना कासिम ननूतवी एंड राशिद अहमद एट उत्तर प्रदेश, इंडिया, ऑन 30 मई 1867। आप लोगों ने जस्ट ये याद रखना है कि 1867 में जो है, सर के पास। जी जी सर, एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि उन्होंने बेसिकली कहाँ से स्टार्ट लिया था? जी जी जी, बिल्कुल यही यही एक स्टार्टिंग पॉइंट है ना। स्टार्टिंग पॉइंट है कि मुस्लिम कहाँ कहाँ से एंटर हुए, तो 1867 के बाद ही एंटर हुए। 1867 में पहली जो हमारी स्पेसिफिक जो है मदरसा, वही बनती है, और वहाँ से देवबंद मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। ठीक है, अच्छा सर, 1867। अगर आपकी इजाजत हो, मैं बिल्कुल पूछ दूं? बिल्कुल। अगर आपकी इजाजत हो। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो मुस्लिम एजुकेशन हिस्ट्री हिस्ट्री है सब कॉन्टिनेंट की, ये एक मूवमेंट भी थी साथ साथ, क्योंकि 1857 के बाजू ने मुसलमानों को इसका मुर्द इल्जाम ठहराया कि ये सब कुछ आपकी वजह से 1857। तो उस वक्त क्या था कि बहुत ज्यादा मुसलमानों को उन्होंने टार्चर किया, अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा काम किया, उन्होंने सरकारी नौकरियों पर जो उलमा को पाई गई, तो इस वजह से उनको एक जरूरत पेश आई कि क्यों ना एक ऐसा मूवमेंट या ऐसा कोई तहरीक वो शुरू किया जाए, ताकि इन चीजों की तदारुक किया जाए। तो सबसे पहले उन लोगों ने क्या किया कि एक छोटे से मस्जिद में, जो भाई ने बताया कि मौलाना कासिम ननतवी जी और जी राशिद अहमद ने उत्तर प्रदेश इंडिया में
30 मई सन 1867 को एक मस्जिद से स्टार्ट लिया था। उस मस्जिद का नाम था चट्टा मस्जिद। ये उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ी रियासत है भारत की आजकल, जी जी। वहां से उन्हें स्टार्ट लिया था। तो अच्छा। इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो जो रिलीजियस स्पिरिट थी, स्पिरिट की उनके वहां पर क्या था कि काफी बेदीनी फैल गई थी, और हम्म। बिदत जो था, फिक के वगैरह, तो इनके हवाले से, और साथ साथ जो करिकुलम रिवीजन था वो भी, क्योंकि अंग्रेजों ने भी हमने 2-3 चार्टर पढ़े, तो इस वजह से काफी इनके असरात पड़ गए। जाहिर बात है, अगर आपका करिकुलम वेस्टर्न माइंड का हो तो बहुत चेंज हो जाता है। तो उनको दोबारा जो करिकुलम रिवीजन का उनको ख्याल आया कि क्यों ना इसे करिकुलम जी जी जी। चेंज किया जाए, दोबारा इसको रिवाइज किया जाए ना। ये जो अलीगढ़ मूवमेंट का इन्होंने कुलकुला खिलाफ मुखालफत की। बिल्कुल साथ साथ जो वेस्टर्न साइंस था, और ये साइंस के खिलाफ थे, ठीक है। बिल्कुल। ये बिल्कुल। इन्होंने साइंस की थोड़ी बहुत तो नहीं मान रहे थे, और वो सिर्फ रिलीजियस जो स्पिरिट था उनमें वो थी। और साथ साथ जो ये ड्रॉबैक्स जो है, ये है उनका उनका कि उन्होंने साइंस को इग्नोर किया। इस तरह इनके जो स्टूडेंट थे उन्होंने दूसरे हुनर सीखे, मतलब बुक्स बाइंडिंग, और साथ साथ जो है तदरीस करना, और साथ साथ जो इल्म फरोख की जो इशाअत करना, ये चीजें उन्होंने की है। थैंक यू सर। ओके ओके, थैंक यू। आपने तो मेरे ख्याल में बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया, और यही चीज़ें ही मैंने लिखी है जो सिंपल सिंपल पॉइंट्स है, और आपने एक्सप्लेन किया, थैंक यू, वेल डन। अच्छा, जिस तरह सिराज भाई ने कहा कि फर्स्ट एक मस्जिद में, छोटे से मस्जिद में, वहाँ से इन्होंने इब्तिदा की, ठीक है, और एक मूवमेंट भी थी और एक मदरसा भी था, 1867 से, ठीक है। और इसका जो फर्स्ट हेड था वो था मौलाना याकूब ननोतवी, ठीक है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रिलीजियस स्पिरिट उजागर करना, जिस तरह उन्होंने कहा कि वहाँ पर जो मुसलमानों को बहुत ज़्यादा खतरात लायक थे, और करिकुलम बनाना, करिकुलम रिवीजन करना। एट दैट टाइम देयर वर कंट्रोवर्सी विद अलीगढ़ मूवमेंट। ये देखो, अलीगढ़ मूवमेंट से इन लोगों का यही एक कंट्रोवर्सी था कि अलीगढ़ मूवमेंट को आगे हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सर सैयद अहमद खान, मैंने आप लोग को पढ़ाया भी था मुस्लिम फिलोसफर्स में, कि उन्होंने 1863 में एक साइंटिफिक सोसाइटी की बुनियाद रखी थी, और वो इन प्योर में थे कि जो हमारे पास वेस्टर्न नॉलेजेस है, जो वेस्टर्न साइंसेस है, उसकी हम ट्रांसलेशन करें। तो फिर ये कहते हैं कि नहीं, उसकी ट्रांसलेशन नहीं होनी चाहिए, हमारा अपना एक करिकुलम होना चाहिए, हमारा अपना एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। ये चीज़ें तो हमें गुलाम बनाएगी, जिस तरह ये देवबंद उलमा कहते हैं, ठीक है। तो द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस वाज टू इग्नोर साइंस। इन्होंने साइंस को बिल्कुल ही फोकस ही नहीं किया। ये जो देवबंद मूवमेंट जो है, ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। किसी और का कोई क्वेश्चन या कोई पॉइंट हो जो शेयर करना चाहता या चाहती हो, दे कैन शेयर फ्रीली। अच्छा जी, फिर आता है अंजुमन हिमायती इस्लाम 1884। It was established by Caliph Hamiduddin in Lahore on 24th September 1884। हिमायती इस्लाम, आप लोगों ने ये नाम इस तरह याद रखने हैं, हमीदुद्दीन, तो ये भी एच से स्टार्ट होता है, और हिमायती इस्लाम भी एच से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जो खलीफा हमीदुद्दीन थे, तो इन्होंने लाहौर में 24 सितंबर 1884 में इन्होंने अंजुमन हिमायती इस्लाम स्टार्ट की। क्यों स्टार्ट की? इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे। प्रोविजन ऑफ रिलीजियस एंड जनरल एजुकेशन टू मेल एंड फीमेल मुस्लिम स्टूडेंट। यहाँ पर जनरल एजुकेशन की बात इंक्लूड की गई, और इसको बाइंड किया गया रिलीजियस रिलीजियस एजुकेशन के साथ, क्योंकि ये डिबेट पहले से चला आ रहा है कि एक है रिलीजियस एजुकेशन, दूसरा है जनरल एजुकेशन, साइंस एजुकेशन। तो इन दोनों को, तीनों को लिंक करना है। अच्छा, वहां पर फंडिंग का बहुत ही ज्यादा बड़ा इशू था। तो फंडिंग वाज फ्रॉम मुट्ठी भर आटा। लोग मुट्ठी भर आटा ले आते थे, ठीक है, और वहीं से ये क्या करते थे, उनको बेच के इसी जो अंजुमन हिमायत इस्लाम है, इसको चलाते थे, ठीक है। फिर टीचिंग कुरान व ट्रांसलेशन टू क्लास 6। इन्होंने ये लाजिम करार दिया कि क्लास 6 तक जो कुरान की टीचिंग है वो लाजमी होगी। फाउंडेड इस्लामिया कॉलेज लाहौर इन 1892। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आया हुआ है कि इस्लामिया कॉलेज लाहौर जो है उसकी इब्तिदा कब हुई है, और ये किस अंजुमन के अंदर हुई। तो ये अंजुमन हिमायत इस्लाम के अंदर हुई थी। फाउंडेड इस्लामिया कॉलेज लाहौर इन 1894। इशूड वीकली हिमायती इस्लाम मैगजीन। हिमायत इस्लाम मैगजीन के नाम से इन्होंने एक मैगजीन जो है वो वीकली शाया करना स्टार्ट की, अंजुमनी हिमायत इस्लाम ने। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ओरपनेज हाउस, और उन ओरपनेज हाउस भी इन्होंने एस्टेब्लिश किया, ठीक है। जस्ट डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अंजुमनी हिमायत इस्लाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुट्ठी भर आटा,
ये इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर आता है नदवतुल उलमा। 1894 में ये स्टार्ट होता है, लेकिन फंड की कमी की वजह से इसका जो प्रॉपर स्टार्ट होता है वो 1898 में होता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो नदवतुल उलमा और मौलाना शिबली नोमानी। ठीक है, तो नोमानी और नदवतुल उलमा ये भी एन से स्टार्ट होता है, और नदवतुल उलमा भी एन से स्टार्ट होता है, तो नोमानी को आप लोग लिंक कर सकते हो नदवतुल उलमा के साथ। ठीक है, तो इट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय मौलाना शिबली नोमानी इन लखनऊ इंडिया इन 1894, बट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फंड इट्स ऑफिशियली स्टार्टेड वर्क इन 1898। ठीक है, फर्स्ट हेड वाज मौलाना मोहम्मद अली मंगीरी, इसका पहला हेड था। रीजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वाज डिससेटिस्फेक्शन फ्रॉम अलीगढ़। ये देखो, अलीगढ़ मूवमेंट से जो डिससेटिस्फेक्शन थी सर सैयद अहमद खान के साथ, जो इख्तिलाफात थे उसके नज़रिए के साथ, तो यही इसकी असल वजह थी नदवतुल उलमा की। ठीक है, गवर्नमेंट सपोर्ट 500 पर मंथ ग्रांट, गवर्नमेंट इनको जस्ट 500 रुपए देते थे पर मंथ। ठीक है, और इशूड वीकली अल नदवा, और इन्होंने अल नदवा वीकली जो है वो भी स्टार्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये जस्ट नदवतुल उलमा जो थी, ये स्पेसिफिकली इट वाज अ रिस्पॉन्स अगेंस्ट द अलीगढ़ मूवमेंट, जो कि अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। ठीक है, फिर आता है हमारे पास जामिया मिलिया इस्लामिया 1920। मोहम्मद अली जौहर आता है, और मोहम्मद अली जौहर ने ही वॉज द फर्स्ट मैन टू अपोज द टू नेशन थ्योरी। इन्होंने टू नेशन थ्योरी जो है उनकी मुखालिफत की थी, कि ये जो टू नेशन थ्योरी है ये नहीं होना चाहिए। क्यों की थी सिराज साहब, कोई पता है आपको, या किसी और को कोई पता है कि क्यों की थी? जी सर, इन्होंने एक तहरीक चलाई थी, तहरीक खिलाफत। वो हिंदू और मुसलमान उन्होंने ना जी जी उनको जी उन्होंने इसके लिए मतलब ये की थी कि जो ये तहरीक चला रहे थे दोनों अली ब्रदरान। जी जी। अच्छा, ये आप नीचे पढ़ रहे हो, सॉरी। इट वाज मेड टू रिजॉल्व द इशू ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग अलीगढ़ एंड नदवा। अच्छा अच्छा सर, नहीं नहीं, इसका मुझे नहीं पता, मुझे अच्छा मैं अच्छा, चलो सोच इसको रहा इसको इसको कंफर्म कर था। लेंगे। ये आप लोग के लिए एक असाइनमेंट हो गया। इसको हम कंफर्म कर लेंगे कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर साहब जो है, मोहम्मद अली जौहर साहब क्यों टू नेशन थ्योरीज के खिलाफ थे, कि दो कौमी नजरिया जो सर सैयद अहमद खान ने दिया था, कि मुसलमान और हिंदू जो है दो अलग अलग कौमें हैं, इनका रहन सहन, इनका कल्चर, सारी चीजें अलग अलग है, तो क्यों ये इसके अगेंस्ट क्यों थे, ये तो है। ठीक है, तो ये आप लोग के लिए भी एक असाइनमेंट हो गया, और मेरे लिए खुद भी एक असाइनमेंट हो गया। इसके रीजन हमने ढूंढने, और कल की क्लास में इंशाल्लाह हम इसको फिर शेयर करेंगे कि क्यों जो है इसके अगेंस्ट थे। ठीक है, किसी और को पता तो नहीं है कंफर्म कि क्यों ये अगेंस्ट थे? अच्छा सर मेरे ख्याल में तहरीक खिलाफत भी ना, तहरीक जी जी। तहरीक खिलाफत, ये दोनों मुसलमान और हिंदू इकट्ठे लड़ रहे थे, तो शायद उनको हिंदू को आपस में मिलाने के लिए उन्होंने शायद ये बात की होगी, मेरे ख्याल में वैसे बात की। मैंने जो थॉरली पढ़ा है, तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ये प्रिपेयर करते थे पिन और वार, मतलब ये कहते थे कि जंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इनको पता था कि ये जो हम इसी तरह की बातें करेंगे, कि ये हिंदू और मुसलमान जो है ये अलग अलग कौमें हैं, तो इनसे फसादात जो है वो एराइज होंगे, और जब ये एराइज होंगे तो जाहिर बात है फिर एजुकेशन को भी ख़तरा होगा, और फिर लड़ाई भी होगी, खूनरेज़ी भी होगी। तो उसी चीज़ से बचने के लिए मेरे ख्याल में ये मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ये इसके अगेंस्ट थे। और सेकंड, कायद आज़म ने 14 नुकात कुछ दिए थे, और उसमें कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें थी कि उसी को देखते हुए उन्होंने इसकी जो है मुखालिफत की थी। लेकिन वो ऐसा सच मैंने नहीं पढ़ी कि उसके 14 नुकात जो है उसमें कौन सा एक ऐसा पॉइंट था कि जो कि ये टू नेशन थ्योरी जो है इसकी अपोजिशन करता है, और वो कहती है कि नहीं, ये जो है टू नेशन थ्योरी जो है ये नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलो इसको हम पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। ये आप लोग के लिए भी एक असाइनमेंट हो गया कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर जो है ये क्यों अगेंस्ट है टू नेशन थ्योरी के। ठीक है, अच्छा, इट वाज मेड टू रिजॉल्व द इशू ऑफ कंट्रोवर्सी अमंग अलीगढ़ एंड नदवा। अच्छा, यहाँ पर ये एक मीडिएशन का काम करता है, चूंकि अलीगढ़ सर सैयद अहमद खान का जो मूवमेंट है और नदवतुल उलमा का जो मूवमेंट है ये दोनों कोलैप्स में जा रहे हैं, तो इन्होंने कोशिश की मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कि ये दोनों जो है इसकी एक सुलह करवाई जाए। ठीक है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू, इनका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन उर्दू हो गया। अपोज टू नेशन थ्योरी एंड सपोर्ट कांग्रेस, ये देखो क्यों कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, और टू नेशन थ्योरी को क्यों जो है ये अपोज करते थे। ये आप लोग के लिए कल भी असाइनमेंट है,
और मैं भी खुद खुद भी मैं इस पे सर्च आउट करूंगा, ठीक है। एम्फेसिस ऑन रिलीजियस एजुकेशन एंड मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन वाज उर्दू। अगेन यहाँ पर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है इसको उर्दू उर्दू जो है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि उर्दू शुड बी मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आगे जो है कुछ एजुकेशनल पॉलिसीज़ पे हम जा रहे हैं, thoroughly उसको पढ़ेंगे कि एजुकेशनल जो पॉलिसीज़ है उसमें कौन कौन सी एजुकेशनल पॉलिसीज़ आम है। क्वेश्चन पूछा गया है कई बार इंटरव्यू में, 1972, 1992, 1947, 1959, इन सब के बारे में पूछा गया है कि ये जो एजुकेशन कॉन्फ्रेंसेस है या जो कमीशंस है और ये जो पॉलिसीज़ है इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, या थोड़ी थोड़ा थोड़ा आप लोग इसके बारे में कुछ बताओ। ये पूछा गया है कि 1972 की पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा आप जो है हमें बताओ, ठीक है। तो हमें पता होना चाहिए कि उस पॉलिसी जो है वो किसके टाइम में स्पेसिफिकली वो पॉलिसी आई थी, और उसी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और उसमें कौन कौन से जो रिकमेंडेशन थे स्पेसिफिकली वो हुए थे, ठीक है। तो पहले हम आते हैं, जब एजुकेशन जो है पाकिस्तान हमारे वजूद में आया तो इनके साथ इतने वसाइल नहीं थे कि वो अपना जो एक एजुकेशन सिस्टम है वो रन कर सके। तो वहाँ पर एक कॉन्फ्रेंस जो है वो होती है 1947 के अंदर। उसी कॉन्फ्रेंस को हेड करता है फजल रहमान। मौलाना फजल रहमान की मैं बात नहीं कर रहा, ये उसी टाइम के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन और इंटीरियर मिनिस्टर थे, ठीक है। इसकी जो डेट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है कि जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस है ये किस ने जो है प्रिजाइड किया था, ये भी आया हुआ है। और उसी टाइम जो है अंडर सुपरविजन किसकी हुई थी, ये तो ये कायद आजम की हुई थी, ये भी आया हुआ है पेपर में। और ये इसका डेट क्या है, ये तीन ऑब्जेक्टिव जो है ये एक लाइन से ये तीन ऑब्जेक्टिव आए हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1947 की जो एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस है, फ्रॉम 26 नवंबर टू 1 दिसंबर। अच्छा, ये भी आया हुआ है कि ये कितने दिन रहा, तो ये 5 दिन रहा, ठीक है। 27 नवंबर से 1 दिसंबर तक कराची के अंदर ये जो है ये कॉन्फ्रेंस हुई है। इट वॉज प्रिजाइडेड बाई फजल रहमान, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड इंटीरियर, एंड सुपरवाइज्ड बाई कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। इन्होंने सुपरवाइज किया था और इन्होंने अपना एक मैसेज भी पढ़ा था इसी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर, ठीक है। द फोकस ऑफ दिस कॉन्फ्रेंस वाज दैट पाकिस्तानी एजुकेशन शैल बी बेस्ड ऑन इस्लामिक आइडियोलॉजी एंड रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ सब कमिटीज, इसका बड़ा जो काम है वो है कमिटीज बनाना। इन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा कमेटीज बन गई थी। साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल एजुकेशन कमेटी, एडल्ट एजुकेशन कमेटी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमेटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन कमेटी, वुमेन एजुकेशन कमेटी, कमेटी फॉर स्केजुअल क्लास क्लास एंड बैकवर्ड क्लास एजुकेशन, कल्चरल रिलेशन कमेटी, डायमेंशन ऑफ एजुकेशन एज पर्पज रहमान। अच्छा, ये भी आया हुआ है कि फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है इसके डायमेंशन कौन कौन से थे, तो एक था स्पिरिचुअल, एक था वोकेशनल और एक था सोशल। ये तीनों डायमेंशन थे इसी एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। तो ये चार ऑब्जेक्टिव जो थे ये इसी एजुकेशन कॉन्फ्रेंस से ये आए हुए हैं, ठीक है। उसी वक्त लिटरेसी रेट जो थी ये 15% थी, भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पूछा जाए कि जब से पाकिस्तान हमारे वजूद में आया तो लिटरेसी रेट क्या था, 15% था। आजकल क्या है, 63% ऑलमोस्ट जो है वो है। और इंशाल्लाह जब हम इंटरव्यू पे जाएंगे तो जो बिल्कुल ही रिसेंट रीसेंट जो इंफॉर्मेशन है उसको आप लोगों ने बिल्कुल ही सर्च करना है कि जो स्पेसिफिकली आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन रेशो है, जो केपी का एजुकेशन रेशो है, या कोई और अगर किसी और प्रोविंस से है तो उसका जो एजुकेशन रेशो है, फिर उसमें गर्ल्स एजुकेशन रेशो अलग, बॉयज़ का एजुकेशन रेशो अलग, और डिस्ट्रिक्ट का एजुकेशन रेशो जो है वो अलग। और जो स्पेसिफिक स्कूल से स्कूल्स कितने हैं, फीमेल स्कूल्स कितने हैं, मेल स्कूल्स कितने हैं, तो ये चीज़ें आप लोगों को बिल्कुल ही फिंगर टिप्स पे जो याद होनी चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि प्लीज टेल अस समथिंग अबाउट योर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन सिस्टम। तो वहाँ पर अगर आप लोग के साथ कुछ इंफॉर्मेशन हो तो फिर आप लोग इसको शेयर कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, कुछ रिकमेंडेशन भी थी, 6 ईयर प्री एजुकेशन फॉर 6 ईयर 6 क्लास। अच्छा, 6 ईयर मीन क्लास फर्स्ट, क्योंकि 6 ईयर तो यहाँ पर क्लास फर्स्ट और क्लास सेकंड ही बनता है, इससे आगे नहीं बनता, ठीक है। प्राइवेट एजेंसीज वर इनकरेज टू प्रोवाइड प्री एजुकेशन अप टू क्लास फोर्थ। कंपल्सरी फिजिकल एंड मिलिट्री ट्रेनिंग वाज रिकमेंडेड इन कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज, क्योंकि मिलिट्री ट्रेनिंग और फिजिकल ट्रेनिंग की बात इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर हालात थोड़े ऐसे इतने अच्छे नहीं थे, ज़रूरी थी, सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, ठीक है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन विल बी उर्दू इंस्टेड ऑफ इंग्लिश,
ठीक है। देयर विल बी को एजुकेशन एट प्राइमरी लेवल, प्राइमरी लेवल पे को एजुकेशन होगा, ये उसी टाइम से चला आ रहा है। टीचर ट्रेनिंग शेल बी फॉर टीचर बाई प्रोविंसेस, प्रोविंसेस कोशिश करेंगे कि टीचर को ट्रेन करे कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए और प्रोफेशनली साउंड टीचर को प्रोवाइड करने के लिए। इंग्लिश शेल बी कंपलसरी सब्जेक्ट, और इंग्लिश को एज ए सब्जेक्ट के तौर पर उसी टाइम से इम्पोज किया गया। इम्प्लीमेंटेशन क्या थी? इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड फॉर्मेशन, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड फॉर्मेशन जो है उसी टाइम जितने भी एग्ज़ाम्स वगैरह होते थे कॉलेज लेवल पे, या जितने भी एग्ज़ाम होते थे स्पेसिफिकली ये जो हायर सेकेंडरी और इंटरमीडिएट लेवल पे, तो उनकी जो स्पेसिफिक सुपरविजन थी ये इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड करती थी। लेकिन इससे पहले जो करती थी वो पंजाब यूनिवर्सिटी करती थी, और पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो 1882 में वो अमल में आई थी, वो एस्टेब्लिश हुई थी। और 1882 के बाद ये इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड फॉर्मेशन जो है ये 1947 में जब पाकिस्तान बना, तो 1947 में ये इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड कायम की गई कि जो यूनिवर्सिटियाँ होंगी और जो स्पेसिफिकली स्कूल्स होंगे या कॉलेजेस होंगे, तो उसकी एजुकेशन सिस्टम की सुपरविजन करना, ठीक है, और उसके एग्जाम की सुपरविजन करना ये इसकी जिम्मेदारी थी। ठीक है, बाद में ये जाके यूजीसी में कन्वर्ट होती है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, और फिर यूजीसी जाके बनती है HEC 2002 में, जिसको हम हायर एजुकेशन कमीशन कहते हैं। ठीक है, काउंसिल फॉर टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, ये काउंसिल जो है ये भी वजूद में आता है। अच्छा, फिर आता है कमीशन, नेशनल एजुकेशन कमीशन 1959, शरीफ कमीशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम पढ़ेंगे, बल्कि फिंगर टिप्स पे इसको याद करेंगे, क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम आजकल चल रहा है ये एजुकेशन सिस्टम इसी ही शरीफ कमीशन की रिफ्लेक्शन है। अगर हम देखें BA का इसमें जिक्र है, MA का इसमें जिक्र है, और जितनी भी चीज़ें आजकल चल रही है सबका ज़्यादातर इसमें जिक्र है, तो इसको हम मेग्ना कार्टा ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन कह सकते हैं। और मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन को, जो वुड डिस्पैच था उसको हम मेग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं, जबकि शरीफ कमीशन 1959 को हम मेग्ना